जन उत्तराखंड बुलेटिन में सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में मनाया करवा चौथ पर्व। धर्मपत्नी गीता के साथ विधि विधान से की पूजा अर्चना। कहा, भारतीय नारी की अटूट आस्था प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक। धराली आपदा को लेकर सख्त उत्तराखंड हाईकोर्ट। जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब। राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा। केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग और उत्तराखंड ड्रग विभाग का एक्शन। कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों एवं दुकानों का औचक निरीक्षण। 5 सैंपल को जांच के लिए भेजा लैब। कालाडूंगी में दो पक्षों में झगड़े के बाद कई राउंड फायरिंग। लाभलीला देख लौट रहे लोगों के बीच में मची भगदड़। पुलिस ने मुकदमा दर्ज की शुरुआत। उत्तराखंड में तेजी से बदल रहा मौसम का मिजाज। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट। मैदानी इलाकों में भी सर्दी का असर। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली जिले की धारडी तहसील में 22 अगस्त को आई भीषण आपदा के बाद राहत एवं पुनर्वास कार्यों को लेकर राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट तलब की है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि आपदा प्रभावितों को अब तक क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये निर्देश धराली निवासी अधिवक्ता सिद्धार्थ नेगी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। याचिका में कहा गया है कि 22 अगस्त को पिंडर और प्राणमती नदियों में अचानक आई बाढ़ व भूस्खलन से क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी। आपदा के दौरान एक युवती की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो पंत जी, क्या कुछ अपडेट है खबर को लेकर? बिल्कुल लीजा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई थी और उसके बाद पहले उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में और उसके बाद चमोली जिले के थराली क्षेत्र में जो पिंडर वैली में जो आपदा आई थी, उसके बाद पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। राज्य सरकार ने लगातार फौरी राहत लोगों को देते हुए 5 लाख रुपए का जो मुआवजे की राशि थी उसको चेक के माध्यम से जिला प्रशासन और कलेक्ट्रेट के माध्यम से लोगों को फौरी तौर पर राहत दी। लेकिन उसके बावजूद भी अव्यवस्थाएं काफी नजर आ रही हैं, जिसके पास एक जनहित याचिका उत्तराखंड के चमोली जनपद के थराली इलाके में जो आपदा घटित हुई थी उसके बाद हाईकोर्ट उत्तराखंड नैनीताल में सबमिट की गई। उसके बाद उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सीधे तौर पर कहा है राज्य सरकार को कि आप अपनी प्रगति रिपोर्ट उत्तराखंड में आपदा के दरमियान जो नुकसान हुआ है और सरकार ने उस पर क्या फीडबैक लिया है, किस तरीके से मुआवजा राशि की रकम लोगों तक पहुंचाई गई है, किस प्रकार से लोगों को इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने का काम किया गया है, उसके लिए प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करें, उसके लिए समय मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा है जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कि जो आपदा के दरमियान जो मिसिंग है उनके लिए सरकार क्या खोजबीन के लिए क्या प्रयास कर रही है। उसके अलावा वहां तक लोगों के जीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है, कहीं पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है, कहीं सड़कें दुरुस्तीकरण नहीं हो पाई है, लोगों को रोजमर्रा के कार्यों को करने में दिक्कतें आ रही है, ये तमाम बातें पीआईएल के माध्यम से उत्तराखंड हाईकोर्ट के संज्ञान में लाई गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस पर जिरह करने के बाद, चर्चा होने के बाद ने राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी और सरकार ने अपनी तरफ से आश्वस्त किया है कि जो उन्होंने मौके पर काम किया है, जो वर्तमान में भी चल रहा है, उसकी पूरी प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट के सम्मुख रखी जाएगी। साथ ही साथ इसमें लीजा ये भी अमेंडमेंट किया गया है कि राज्य सरकार ने कहा 31 अक्टूबर तक राज्य को गड्ढा मुक्त सड़कें बना दी जाएंगी, यानी जहां पर भी सड़कें टूटी हैं, बाधित हुई हैं, गड्ढे सड़कों में पड़ गए हैं, उनको अधिकारियों के माध्यम से, चाहे वो पीएमजेएसवाई की सड़क हो या पीडब्ल्यूडी की हो या नेशनल हाईवे की हो, उन तमाम सड़कों के गड्ढे 31 अक्टूबर तक के भरने के निर्देश
राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और इसी PIL में इन बातों का भी जिक्र किया गया है। इसी की प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल बकायदा उत्तराखंड हाईकोर्ट में रखेंगे। शुक्रिया पंत जी, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। आप भी देखिए। धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री विकास खुल्लर जी, जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के एप्स एंड डिवाइसेस के प्रतिनिधि हैं। कृपया आए और सभी अतिथियों का स्वागत करें। और साथ में एक शॉर्ट वीडियो भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बनाया गया है, उसका भी आप यहाँ पर के प्रसारण करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी का और माननीय सचिव विद्या शिक्षा विभाग श्रीमती रंजना राजगुरु, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा श्रीमती दीप्ति सिंह जी का एवं ऊपर परियोजना निदेशक श्री कुलदीप गैरोला जी का, और आप सबका इस ऐतिहासिक और गर्वपूर्ण अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहा है। 840 वर्चुअल स्मार्ट क्लासरूम परियोजना का शुभारंभ केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह हमारे देश की उस महान परंपरा का पुनर्जीवन है जहां शिक्षा को सदैव सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारत वह भूमि रही है जहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने संपूर्ण विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया है। यहाँ शिक्षा सीमाओं में नहीं बल्कि चिंतन, अनुसंधान और सृजन की अनंत यात्रा में प्रवाहित होती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्श नेतृत्व में भारत उस गौरवशाली परंपरा को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ करवा चौथ का व्रत पारंपरिक श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया। मुख्यमंत्री दंपति ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर भगवान शिव पार्वती से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि शांति स्वास्थ्य की कामना की। रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर गीता धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विधि विधान पूर्वक करवा चौथ के व्रत का समापन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि करवा चौथ भारतीय नारी की अटूट आस्था, प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक पर्व है। यह पर्व पारिवारिक जीवन में विश्वास, प्रेम और एकता के सूत्र को अधिक मजबूत करता है। हमारी संस्कृति में नारी का स्थान सर्वोपरि है और करवा चौथ जैसे पर्व हमारे सांस्कृतिक जीवन की सुंदर परंपरा को जीवंत रखते हैं। पूरे देश में सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखा गया। लोहाघाट में भी महिलाओं के द्वारा करवा चौथ के व्रत को काफी धूमधाम से भक्तिभाव से मनाया गया। जगह जगह महिलाओं ने भगवान की पूजा अर्चना की। क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित प्रकाश पुनेठा ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं और यह व्रत सुहागन महिलाओं के द्वारा पति की लंबी उम्र, आरोग्यता व अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। करवा चौथ व्रत को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह नजर आया। महिलाओं ने कुमाऊनी परिधानों में सज धज कर निर्जला व्रत रखा। यह शरद ऋतु का आगमन होने पर जो है चंद्रमा की शीतलता का प्रतीक यह व्रत है। यह पति की लंबी उम्र, दीर्घायु, आरोग्यता और घर में आए हुए संकटों को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत जो है हर वर्ष जो है यहाँ की महिलाएं बढ़ चढ़ करके कर रही हैं और बरसाती का व्रत भी यहाँ करती है। संकट चौथ माघ के महीने और भाद्रपद के महीने दो संकट चौथ के व्रत भी होते हैं। जो है सुहागन स्त्रियां करती हैं, ये जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और इस व्रत को जो है निर्जला व्रत करा जाता है। हम लोग दिन भर कुछ नहीं खाते हैं। रात को जो है जब चांद आता है तो चांद की अर्घ देने के बाद ही जो है इस व्रत का समापन किया जाता है।
मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से हुई 15 बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग एवं उत्तराखंड ड्रग विभाग द्वारा लगातार सिरप बनाने वाली कंपनियों एवं दवा की दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। शुक्रवार को टीम ने भगवानपुर स्थित सिरप बनाने वाली 3 कंपनियों के यहां औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा टीम ने रुड़की के कई दवा दुकानों के यहां सिरप की जांच की। टीम ने इस दौरान 5 सैंपल भी लेते हुए जांच के लिए लैब भेजा। सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने बताया कि मंडावर भगवानपुर स्थित सिरप की 3 कंपनियों के यहां औचक निरीक्षण किया गया। के द्वारा लगातार जो है मेडिकल स्टोर और कंपनियों में निरीक्षण किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा सिडकुल IP2 में एक कंपनी का निरीक्षण किया गया, जिस कंपनी में लिक्विड सिरप बनाया जाता है, बच्चों का भी बनता है और बड़ों का भी बनता है। तो वहाँ पर भारी अनियमितता मिलने पर उसे आज हमारे द्वारा स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर देते हुए जो उसके द्वारा जो माल जो FG स्टोर में रखा हुआ है उसे वितरण ना करने के आदेश दिए हैं। और जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है कंपनियों के और मेडिकल स्टोर के निरीक्षण हमेशा से लगातार किए जा रहे हैं, बट अपरायुक्त द्वारा उस पर और तीव्रता लाने के आदेश दिए हैं ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है कंपनियों का निरीक्षण हो सके। हल्द्वानी में दिव्यांग बच्चों के लिए CWSN द्वारा विशाल सहायता उपकरण एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कानपुर से आई विशेषज्ञ टीम ने उन बच्चों का परीक्षण किया जिन्हें चलने, बोलने, सुनने या देखने में किसी तरह की परेशानी है। शिविर के तहत बच्चों को निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि उनकी जीवन यात्रा थोड़ी और आसान बन सके। टीम का कहना है कि ये पहल न केवल बच्चों की मदद करेगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी। इस मौके पर शहरवासियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर सरकार और विभाग की इस पहल की सराहना की। सरकार और CWSN की ये पहल उसी दिशा में एक सराहनीय कदम है। अपने साथ 19-20 बच्चों को लेकर आ रखे हैं जो अलग अलग दिव्यांग हैं। कुछ इसमें दृष्टि बाधित हैं, कुछ इसमें मुखबधिर हैं और कुछ पैरों से उनको दिक्कत है। तो ये कैंप में इनको अलग अलग उपकरण दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, उसके बाद ये कैंप यहाँ पे CRC प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे लगाया गया है और सरकार के द्वारा इनको बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जो इनके लिए होनी चाहिए। ये जो कैंप लगा है दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता उपकरण परीक्षण कैंप, ये इस कैंप का नाम है और यह कैंप समग्र शिक्षा जनपद नैनीताल की ओर से लगाया जा रहा है। इस कैंप के माध्यम से ये जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं इनको इनके रोजमर्रा की जरूरत के उपकरण जैसे व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, केल, हेयरिंग एड, जो मानसिक विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए TLM किट इत्यादि और कैलिपर्स आदि उपकरण इन बच्चों को दिए जाते हैं ताकि ये अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको कुछ हद तक आसान कर सकें। तो इसकी पूरी फंडिंग समग्र शिक्षा की ओर से की जाती है। उधम सिंह नगर जिले की काशीपुर और जसपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते माह एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन लूटकर फरार हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चेन के बेचने के बाद बचे हुए 29,000 नगद, एक तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। ये 18 सितंबर को जसपुर थाना क्षेत्र में लगभग शाम के समय एक बुजुर्ग महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी और इस तरीके से एक भय का माहौल इनके द्वारा बनाया गया था क्योंकि त्योहारी सीजन भी था। इस घटना को पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए SSP महोदय के आदेश से थानाध्यक्ष जो जसपुर हैं इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इसमें यह भी निकल के आया कि जो ये अभियुक्त थे ये इनकी संख्या 2 थी और ये अपाचे वाहन का प्रयोग कर रहे थे। इससे पहले भी मार्च 2025 में बैक टू बैक पहले ITI थाना में और उसके तुरंत बाद ये वापसी में जाते समय जसपुर थाना क्षेत्र में भी 2 घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। ये इतने सातिर किस्म के अभियुक्त थे कि इनके द्वारा जो अपाचे यूज किया जाता था उसकी कई बार नंबर प्लेटें चेंज कर दी जाती थी, कई बार उस पर कुछ मार्क लगा दिया जाता था। कालाडूंगी में 2 पक्षों में कई राउंड गोलियां चलने से क्षेत्र थर्रा गया। रामनगर कालाडूंगी हाईवे में पेट्रोल पंप में फायरिंग में रामलीला देख रहे भक्तों में भगदड़ मच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्षेत्रांचल अंतर्गत दिनांक 9 अक्टूबर की कोतवाली काडोंगी क्षेत्रांचल अंतर्गत दिनांक 9 अक्टूबर की रात्रि में नया गांव स्थित रामलीला में दो पक्षों के मध्य लड़ाई झगड़ा व फायरिंग की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, जिसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।